नमो नमः। चाणक्य संस्कृत अकादमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज सुपर 30 की अगली सीरीज में है अव्ययी भाव समास भाग 3। अव्ययी भाव समास के 2 भाग में पूर्व में लेकर आपके साथ चर्चा कर चुका हूं। आज उसका तीसरा भाग है और ये सभी प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और जितने भी प्रश्न मैं लेकर यहां पर आ रहा हूं आपके समक्ष, वो उससे बाहर परीक्षा में कोई भी प्रश्न नहीं आएगा, यह मेरा दावा है। इसमें आप देख सकते हैं कि आपको या तो सीधे कोई समास का उदाहरण आ जाता है जिसमें पूछा जाता है कि इसमें कौन सा समास है, या उसका लौकिक विग्रह पूछ लिया जाता है या अलौकिक विग्रह पूछ लिया जाता है, अथवा उसमें कौन सा सूत्र लगा है, उस समस्त पद में कौन सा सूत्र लगा है। और बस यही 5-6 प्रकार के ही प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो जितने भी प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं समास में, उन सभी प्रश्नों को मैं सुपर 30 के नाम से लेकर आ रहा हूं और उनकी विस्तृत और सारगर्भित चर्चा आप सभी के समक्ष कर रहा हूं। तो इसको बहुत ही गंभीरता और बहुत ही ध्यानपूर्वक इस लेक्चर को सुनिएगा और अपने विषय की तैयारी खूब अच्छे से सभी लोग कीजिए। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि विभक्ति अर्थ में समास का उदाहरण है। आपने देखा होगा अव्ययी भाव समास में, अव्ययी भाव समास का परिचय मैं पहले पूर्व में चर्चा कर चुका हूं, इसलिए उस विस्तार में अब नहीं जाऊंगा साथियों। एक आपका सूत्र है अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि वृद्ध्यर्था भावात्यया संप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चात यथानुपूर्व योगपद्य सादृश्य संपत्ति साकल्यांत वचनेषु। यह सूत्र है अव्ययी भाव समास में। तो इसका अर्थ है कि विभक्ति, इसमें देखिए अव्ययम और विभक्ति इत्यादि जो आगे कहे जा रहे हैं, यहां पर भट्टोजी दीक्षित जो है इसका योग विभाग करते हैं। जैसे अव्ययम है, यह प्रथम योग है और अर्थ है कि अव्यय शब्द का समर्थ सुबंत के साथ समास होता है और वह अव्ययी भाव समास होता है। दूसरा क्या है, विभक्ति समीप समृद्धि, करें विभक्ति इत्यादि जो 16 दिए गए हैं कि यह दूसरा योग है। विभक्ति से लेकर अंत वचनेषु जो है यह दूसरा योग है, करें द्वितीय योग है। इसमें अव्ययम तथा इसका अनुवर्तन हो रहा है, इससे आपको कोई लेना देना नहीं है, मतलब ये आप जान लेंगे। जो मुख्य चीज है, करें कि अव्यय शब्द का, पहले तो एक उन्होंने कहा कि अव्यय शब्द का समर्थ सुबंत के साथ समास होता है और वह अव्ययी भाव समास होता है। दूसरे योग विभाग जो कर रहे हैं, दूसरा उसका कह रहे हैं कि अव्यय शब्द का विभक्ति आदि जो 16 अर्थ हो रहे हैं, इन अर्थों में समर्थ सुबंत के साथ समास होता है और वह अव्ययी भाव समास होता है। तो पहला उदाहरण दे रहे हैं कि विभक्ति अर्थ में समास का उदाहरण दिए हैं। तो वही पहला प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूं कि विभक्ति अर्थ में समास का उदाहरण है अधिहरि, उपकृष्ण, पंचगंगा, निर्मक्षिकम। तो सही विकल्प है एक का ए, अधिहरि। आइए आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न। अधिहरि समस्त पद में सप्तमी विभक्ति के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। हरि, अधि, सुप, सु। तो देखिए पहला है कि विभक्ति। अब देखिए विभक्ति कहने से कौन सी विभक्ति, तो कारक अधिकरण और विभक्ति से यहां सप्तमी विभक्ति से यहां तात्पर्य है। भाव यह है कि विग्रह में जिस पद की विभक्ति नियत रहे, दूसरे पे में चला गया आगे। तो कह रहे हैं कि जो विभक्ति यहां कहा जा रहा है, विभक्ति का अर्थ है सप्तमी विभक्ति से, उसका अर्थ है सप्तमी विभक्ति से। तो इसलिए जो सप्तमी विभक्ति के अर्थ में होगा
यहाँ पर जो अव्यय होगा वह सप्तमी विभक्ति के अर्थ में प्रयुक्त हुआ होगा। तो देखिए जो अधिहरि हमारा था उसमें अव्यय कौन है, अधि है। तो यहाँ पर देखिए सही विकल्प दूसरे का बी है, अधि। तो अधि जो अधि अव्यय है वह सप्तमी विभक्ति के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं। अधिहरि समस्त पद का लौकिक विग्रह है। अधिहरि समस्त जो पद है उसका लौकिक विग्रह क्या है? मैंने आपसे पूर्व में कहा कि जो आपसे प्रश्न पूछेंगे वो इसी प्रकार के प्रश्न आपसे पूछेंगे कि लौकिक विग्रह, अलौकिक विग्रह इत्यादि जो भी चीज यहां पर पूछ रहे हैं वह इन्हीं से संबंधित आपसे पूछेंगे, इसमें कुछ भी अलग नहीं पूछेंगे। इसलिए साथियों जो है आप इन सभी उदाहरणों को बहुत अच्छे तरीके से तैयार कीजिए। अब यहां विभक्ति अर्थ में जो है अधि आपको बता दिया था अव्यय है, और अधिहरि जो हमारा समस्त पद बना। अब करें उसका लौकिक विग्रह क्या है, तो लौकिक विग्रह है हरौ इति। तीसरे का सही विकल्प है सी, हरौ इति। यह क्या है, अधिहरि में जो लौकिक विग्रह है वह है हरौ इति। ठीक है, तो यह आपका जो है लौकिक विग्रह हुआ। आगे देखिए अधिहरि समस्त पद का अलौकिक विग्रह है। अब देखिए मैंने कहा था लौकिक या अलौकिक, कोई भी प्रश्न पूछेगा तो अलौकिक विग्रह देखिए क्या बन सकता है, हरि नी अधि, हरि सुप अधि सु, हरौ सुप अधि हरौ आम अधि। सही विकल्प है ए चतुर्थ का, हरि नी अधि। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, समास विधायक सूत्र किस विग्रह में लगते हैं? देखिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रश्न तो सारे महत्वपूर्ण हैं लेकिन ये कुछ एक्सेप्शन होते हैं, मतलब जो आपको सामान्यतः नहीं ध्यान में रहता है वो है लौकिक विग्रह, अलौकिक विग्रह, अलौकिक विग्रह, अलौकिक विग्रह किसी में नहीं। तो सही विकल्प है 5 का सी, जो समास विधायक सूत्र लगते हैं वो अलौकिक विग्रह में लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, अधिहरि इस समस्त पद में अव्यय है, हरि अधि, अधिहरि कोई नहीं। सही विकल्प है अधि। इस अधिहरि जो है ये समस्त पद है, इसमें जो है आपका जो अव्यय है वो अधि है और समर्थ सुबंध जो है वह हरि है, दोनों मिलकर क्या हुआ, अधिहरि। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, हरि नी अधि इस समुदाय में किस सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा हुई है? तो देखिए जब आपने अलौकिक विग्रह किया, अलौकिक विग्रह में अव्ययम विभक्ति इत्यादि से क्या हुआ, उसमें अव्ययी भाव समास हुआ। अव्ययी भाव समास करने के बाद उसकी प्रातिपदिक संज्ञा की जाती है। ठीक है, तो इसमें देखिए ए अव्ययी भाव, दूसरा अर्थवत धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम, तीसरा है उपसर्जनम पूर्वम, और डी है कृत तद्धित समासाश्च। ठीक है, तो सही विकल्प है 7 का डी, कृत तद्धित समासाश्च। कृदंत हो, तद्धितांत हो और समासांत हो और समास हो तो उनकी क्या होती है, प्रातिपदिक संज्ञा होती है। तो यह किस सूत्र से इसकी प्रातिपदिक संज्ञा हुई है, तो विकल्प डी सही है 7 का, कृत तद्धित समासाश्च। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, हरि नी अधि इसमें उपसर्जन संज्ञा हुई है। उपसर्जन संज्ञा किसकी हुई है, ए अधि की, बी हरि की, सी अधिहरि की, डी किसी की नहीं। सही विकल्प है 8 का ए, अधि की। अधिहरि में अधि की किस सूत्र से उपसर्जन संज्ञा हुई है? अव्ययी भावश्य, अव्ययी भावश्य, कृत तद्धित समासाश्च, प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम, सा नपुंसकम। अब देखिए सही विकल्प है 9 का सी, प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम। जैसे अधि और हरि आ गया, जब हमने कहा हरौ इति हरि नी अधि, तो जब इसको आगे इसकी प्रक्रिया में जाएंगे तो अब यहाँ अधि हरि, तो अधि आगे कैसे हो गया या हरि पीछे कैसे हो गया, हरि क्यों आगे, मतलब अधि पहले हरि क्यों नहीं आया, अधि क्यों आ गया? तो इस प्रश्न का उत्तर सभी के मन में होता है। इस प्रश्न का जो उत्तर है या इस शंका का जो निवारण है वह है प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम। इसका अर्थ क्या हुआ, कह रहे हैं समास विधायक सूत्र में, जब समास करते हुए जो सूत्र लग रहा है उस सूत्र में प्रथमा विभक्ति द्वारा निर्दिष्ट जो पद बोध्य होता है वह उपसर्जनक संज्ञक होता है, अर्थात उसकी उपसर्जन संज्ञा होती है। और इसको क्लियर करिए,
आपको हो सकता है इसको समझने में कठिनाई हो रही हो, तो थोड़ा इसको और आसानी से समझिए कि कह रहे हैं कि समास विधायक सूत्र में या समास विधायक शास्त्र में जो प्रथमांत पद है उसके द्वारा बोध्य शब्द की उपसर्जन संज्ञा होती है। यह इनके कहने का तात्पर्य है। ठीक है, तो अब इसको थोड़ी स्पष्टता से समझिए कि प्रस्तुत सूत्र में प्रथमांत पद जो है वह अव्यय है, और करें कि इस पद में जिसका ग्रहण किया जाता है उसकी उपसर्जन संज्ञा की जाती है। बात को हमें लगता है आप समझ रहे होंगे। तो इसलिए इसका अर्थ हुआ कि समास विधायक सूत्र में प्रथमांत जो पद है अर्थात प्रथमा व्यक्ति से जो बोध्य है कहा गया है पद है, उसके द्वारा निर्दिष्ट शब्द उपसर्जन संज्ञक होता है। तो संपूर्ण समास विधायक सूत्रों में जो प्रथमा विभक्ति से युक्त पद होता है उस पद से निर्दिष्ट शब्द की इस सूत्र से उपसर्जन संज्ञा की जाती है। किससे? प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम से। और उपसर्जन संज्ञा का फल है कि फल जो है वह अगले सूत्र में बताया गया है। तो परंतु आप इतना ही समझिए कि समास विधायक सूत्रों में जो प्रथमा विभक्ति से युक्त पद होता है उस पद से निर्दिष्ट शब्द की इस सूत्र में उपसर्जन संज्ञा होती है। आइए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। उपसर्जन संज्ञक अधि का पूर्व प्रयोग किस सूत्र से हुआ है? अव्ययी भाव उपसर्जन पूर्वम कृत तद्धित समासास्य सुपोधात प्रातिपदिकयोः। सही विकल्प है बी, उपसर्जनम पूर्वम। जब हम उसकी उपसर्जन संज्ञा करते हैं किससे? प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम। प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जन से उसकी क्या करते हैं? उपसर्जन संज्ञा करते हैं। उसके बाद उपसर्जनम पूर्वम से जिसकी उपसर्जन संज्ञा हो जाती है उसका पूर्व प्रयोग करते हैं। ठीक है ना, जिसकी उपसर्जन संज्ञा हो जाती है उसका उपसर्जनम पूर्वम करें, जो उपसर्जन है उसका पूर्व, अर्थात समास में उपसर्जन संज्ञा का पूर्व में प्रयोग होता है। इसलिए जो अधि था वह आपका क्या था? प्रथमा निर्दिष्ट था और यह समास उपसर्जन संज्ञक था, और उपसर्जन पूर्वम से इसकी उपसर्जन संज्ञा अर्थात पूर्व प्रयोग हुआ। उपसर्जन पूर्वम से क्या हुआ? समास में उपसर्जन संज्ञक जो भी होगा उसका पूर्व में प्रयोग होगा, तो इसलिए उसका सबसे पूर्व में, इसलिए अधि आया फिर हरि आया। अगला प्रश्न देखिए, हरि नी अधि में किसका लुक अर्थात लोप होता है? नी का, अधि का, हरि का, सभी का। सही विकल्प है ए, नी का। अब किस सूत्र से हो रहा है उसको अगला प्रश्न देखिए, हरि नी अधि, इसमें नी का लुक किस सूत्र से होता है? अव्ययी भावा अर्थवत धातुर प्रत्यय प्रातिपदिक उपसर्जन पूर्वम सुपो धातु प्रातिपदिकयोः। कौन सा? सुपो धातु प्रातिपदिकयोः। सुपो धातु प्रातिपदिकयोः। तो सही विकल्प कौन सा है? डी, सुपो धातु प्रातिपदिकयोः। तो अर्थ हुआ क्या? सुप जो धातु है और प्रातिपदिक के अवयव सुप आदि का क्या होता है? लोप होता है, अर्थात लुक होता है, उनका लोप होता है। सही विकल्प है 12 का डी। अव्ययी भाव समास होने के बाद निष्पन्न शब्द किस लिंग में होता है? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग, उपर्युक्त सभी। तो सही विकल्प है सी, नपुंसक लिंग। अब देखिए जो भी समास अव्ययी भाव समास में जब समास बनता है, जो समास अव्ययी भाव समास होता है वह हमेशा जो है नपुंसक लिंग में ही होता है। अब देखिए यहां पर आप देख सकते हैं कि अब नपुंसक लिंग कैसे होता है, किस सूत्र से वो आगे हम बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, अधिगोपम में समास है, अव्ययी भाव तत्पुरुष केवल समास कर्मधारय। सही विकल्प है ए, अव्ययी भाव। अधिगोपम का लौकिक विग्रह है गोपी इति, गोपी अधि, गोपी अधि, कोई नहीं। तो सही विकल्प है 15 का ए, गोपी इति। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, अधिगोपम का अलौकिक विग्रह है गोपा अम अधि, गोपा औ अधि, गोपा नी अधि, गोपा नसी अधि। तो सही विकल्प है 16 का सी, गोपा नी अधि। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, उपकृष्ण में समास है अव्ययी भाव तत्पुरुष केवल समास कर्मधारय। सही विकल्प है ए, अव्ययी भाव। उपकृष्णम का लौकिक विग्रह है
कृष्णे समीपम, कृष्णात् समीपम, कृष्णस्य समीपम, कृष्णम समीपम। सही विकल्प है 18 सी, कृष्ण से समीपम, कृष्ण के समीप। यहाँ पर उप अव्यय जो है समीप अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। उप कृष्णम का अलौकिक विग्रह है कृष्ण नी उप कृष्ण सु अधि कृष्ण अम उप कृष्ण नस उप। तो 19 का सही विकल्प है डी, कृष्ण नस उप। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, उपकूपम में समास है अव्यय भाव तत्पुरुष केवल समास कर्मधारय। सही विकल्प है 20 का अव्यय भाव। उप वृक्षम में समास है केवल समास तत्पुरुष अव्यय भाव कर्मधारय। तो सही विकल्प है सी, अव्यय भाव। सुमद्रम में समास है अव्यय भाव तत्पुरुष केवल समास कर्मधारय। सही विकल्प है ए, अव्यय भाव। सुमद्रम का लौकिक विग्रह है मद्रणाम रिद्धि, मद्रणाम समृद्धि, मद्रणाम वृद्धि, मद्रणाम सुमृद्धि। सही विकल्प है 23 का बी, मद्रणाम समृद्धि। यहाँ पर सु जो अव्यय है वह समृद्धि के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, अव्ययम विभक्ति समृद्धि आया था ना, ये है। फिर सुमद्रम का अलौकिक विग्रह क्या है? मद्र नी सु, मद्र आम सु, मद्र अम सु, मद्र नस सु। सही विकल्प है 24 का बी, मद्र आम सु। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, सुमद्रम सुमद्र सु, सुमद्रम बना तो इस समस्त पद में अर्थात सुमद्र सु बराबर सुमद्रम में सु का अम आदेश किस सूत्र से हुआ है? इस प्रकार का प्रश्न आपसे किया जा सकता है। तो देखिए, अव्यय भाव सुपोधात प्रातः उपसर्जन पूर्वम ना व्यय भाव दतोम तो पंचम्या है, ना व्यय भाव दतो अम तो पंचम्या है। सही विकल्प है 25 का डी। अर्थ है कि ह्रस्व अकारांत अर्थात अदंत अव्ययी भाव समास में उत्तर सुप का लुक नहीं होता है तथा सुप के स्थान पर अम आदेश होता है, और वह भी पंचमी विभक्ति को छोड़कर। तो अदंत अव्ययी भाव से परे सुप का लुक नहीं होता है, अर्थात जो हम सुपोधात प्रातिपदिकों से लुक कर रहे थे, करें अदंत लास्ट में आ हो तो उसमें क्या होगा? जैसे सुमद्र है तो यहाँ लास्ट में आ है और ये सु का लुक नहीं हुआ, अर्थात यहाँ इसका लोक नहीं हुआ, इसकी जगह ना व्यय भाव दतो अम तो पंचम्या सूत्र से इसके स्थान पर अम आ गया, अम आदेश हुआ और अमी पूर्व से एक रूप पूर्व रूप एकादेश हो गया, तो बन गया सुमद्रम। आगे आइए, क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, सुभिक्षम में समास है अव्यय भाव तत्पुरुष, तत्पुरुष केवल समास कर्मधारय। सही विकल्प है 26 ए, अव्यय भाव। सुभिक्षम 27 देखिए क्वेश्चन नंबर, सुभिक्षम का लौकिक विग्रह है भिक्षणाम समृद्धि, भिक्षणाम वृद्धि, भिक्षणाम वृद्धि, भिक्षणाम सुवृद्धि। तो 27 का सही विकल्प है ए, भिक्षणाम समृद्धि। वहां सुमद्रम था, यहाँ सुभिक्षम है, तो कभी सुभिक्षम भी पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने यहाँ दिया। सुभिक्षम का अलौकिक विग्रह है भिक्षा नी सु, भिक्षा आम सु, भिक्षा अम सु, भिक्षा गैस सु। तो 28 का सही विकल्प है बी, भिक्षा आम सु। क्वेश्चन नंबर 29, स्वाभ्यासम इस समस्त पद में समास है कर्मधारय तत्पुरुष केवल समास अव्यय भाव। सही विकल्प है 29 का डी, अव्यय भाव समास। स्वाभ्यासम का लौकिक विग्रह है अभ्यासम समृद्धि, अभ्यास से समृद्धि, अभ्यासम वृद्धि, अभ्यास से सुमृद्धि। सही विकल्प है 23 का बी, अभ्यास से सुमृद्धि। तो साथियों, यहाँ इस प्रकार से आपके साथ जो है हमने विभक्ति, समीप, समृद्धि, इन तीन का जो है यहाँ पर उदाहरण डिस्कस किया हूं, और इनके उत्तर जो है यहाँ पर दिया गया है नीचे, और आप इनके उत्तर आसानी से देख सकते हैं और इसको अच्छी तरह तैयार कर सकते हैं। और साथियों, इन सभी विषयों को, जो भी विषय लेकर उपस्थित हो रहा हूँ, अभी समास आपका पूरा जो है एक तरफ से समाप्त करूंगा, उस संज्ञा प्रकरण भी चलता रहेगा। इसके बाद जितने भी हैं, अभी अव्यय भाव समास खत्म हो गए, तत्पुरुष इत्यादि जितने भी समास हैं, उसके बाद जो भी सिलेबस में पाठ्यक्रम में लगे हुए उन सब की चर्चा मैं निरंतर करता रहूंगा। आप इनको खूब अच्छे से तैयार करिए और
नीचे जो भी सुझाव हो कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिए साथियों। ये हमारी हौसला अफजाई होती है, हम लोग मोटिवेट होते हैं और आपके लिए और मेहनत करने के लिए हम लोग लग जाते हैं। तो साथियों हमारे इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करके आइकॉन बेल को जरूर दबाइए। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।